हेलो स्टूडेंट्स, श्री राम पीजी कॉलेज की जूलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है सेरीकल्चर। ये टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर का कॉमन टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं सेरीकल्चर को। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। तो सेरीकल्चर होता क्या है? सेरीकल्चर में हम रेशम कीट को पालकर उससे रेशम यानी कि सिल्क प्राप्त करते हैं और इसी को रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहा जाता है। देखिए डायग्राम में ये एक ग्रीन कलर की लीफ दिखाई दे रही है। ये मलबेरी लीफ है। मलबेरी लीफ यानी शहतूत की पत्ती, और इस पर वाइट कलर के कैटरपिलर दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है? रेशम कीट। ये रेशम कीट इस पत्ती पर रहते हैं, इसको खाते हैं और क्या बनाते हैं? रेशम बनाते हैं। अलग अलग रेशम कीट अलग अलग प्रकार का रेशम बनाते हैं, तो इनकी अलग अलग जातियाँ पाई जाती है। रेशम कीट से रेशम प्राप्त करने की विधि की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे एक स्टोरी है। तो रेशम उत्पादन के बारे में पहले केवल चीन के लोगों को ही ज्ञान था। वहाँ की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था लॉटजन। उसने इसकी खोज की थी। 2000 वर्ष पहले चीन अन्य देशों को रेशमी वस्त्र भेजता था, यानी कि केवल चीन में ही रेशम का प्रोडक्शन किया जाता था। रेशमी वस्त्र तैयार करने की कला को वहाँ गुप्त रखा जाता था। उन्होंने ये जो आर्ट थी इसको सीक्रेटली रखा, किसी को भी नहीं बताया। फिर क्या हुआ कि रेशम कीट के रहस्य को विदेशों में बताने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। जो लोग चाइना का ये सीक्रेट ओपन कर देते थे उसको क्या दिया जाता था? मृत्यु दंड, यानी कि उसको मौत की सज़ा दे दी जाती थी। फिर 550 बीसी से यूरोप के पादरी धर्म प्रचारक के रूप में चाइना जाते हैं। वो वहाँ रहते हैं और देखते हैं कि रेशम कीट से रेशम कैसे बनाया जाता है। फिर जब वो वापस आते हैं तो वो अपने जो डंडे थे उसके खोखले भाग में रेशम कीट के अंडे भरकर ले आते हैं और वहाँ से यह उद्योग पूरे यूरोप और फिर एशिया में फैल गया। यानी कि वो जो धर्म प्रचारक थे वो कहाँ गए? चाइना। वहाँ से रेशम कीट के अंडे ले आए चोरी करके, और फिर उन्होंने उस विधि को अपने देश में यूज़ किया और फिर धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैल गया। आज के समय में इंडिया, जापान, इटली, स्पेन और म्यांमार रेशम उत्पादन में सबसे आगे हैं। तो ये हो गई रेशम कीट की हिस्ट्री कि रेशम कैसे प्राप्त किया जाता था, कैसे ये विधि चाइना से बाकी देशों में पहुंची। अब आती है स्पीशीज ऑफ सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म यानी कि रेशम कीट, उसकी कौन कौन सी जातियां पाई जाती हैं। सबसे पहले आता है मलबेरी सिल्क मॉथ, जिसका वैज्ञानिक नाम है बॉम्बिक्स मोराई। मलबेरी होता है शहतूत। ये शहतूत की पत्तियों को खाते हैं और इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं? शहतूत का रेशम कीट। इसके जो कोकुन होते हैं वो सफ़ेद कलर के होते हैं। कोकुन क्या चीज़ होती है इसके बारे में हम आगे लाइफ साइकिल में पढ़ेंगे। और इससे प्राप्त होने वाला रेशम वाइट कलर का या क्रीम कलर का होता है और ये सबसे उत्तम होता है, यानी कि सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। दूसरा आता है टसर सिल्क मॉथ। इसका वैज्ञानिक नाम है एंथेरिया पैफिया।
इसका जो लार्वा होता है वो साल, बेर, गूलर और ओक की पत्तियां खाता है। इसका कोकून हल्के भूरे रंग का या पीले रंग का तथा मुर्गी के अंडे के बराबर होता है और ये वृक्ष के डंठल द्वारा लटका रहता है। टसर रेशम कीट की एक और दूसरी जाति भी होती है जिसका नाम है एंथेरिया टॉयले। टसर रेशम कीट को पालना आसान नहीं होता और इनके कोकूनों को जंगल में एकत्रित किया जाता है और इसके द्वारा जो रेशम प्राप्त की जाती है उसको क्या कहते हैं? टसर रेशम। थर्ड आता है मूगा रेशम कीट, मूगा सिल्क मोथ। इसका वैज्ञानिक नाम है एंथेरिया एसामेंसिस। ये कहाँ का है? जो इसकी मातृभूमि है वो असम है। यह बिहार, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में पाया जाता है। ये दालचीनी के पौधों की पत्तियां खाता है और इसका कोकून दूधिया अथवा पीले रंग का होता है और इससे उत्पन्न होने वाला रेशम मूंगा रेशम कहलाता है। फोर्थ आता है एरी सिल्क मोथ। वैज्ञानिक नाम फ्लोसामिया रिसाइनी। इसका जो लार्वा है वो अरंड को इंग्लिश में बोलते हैं कैस्टर, उसकी पत्तियां खाता है और इससे प्राप्त होने वाला रेशम ईंट के जैसे लाल रंग का या सफ़ेद रंग का होता है और इसके कोकून से रेशम पूरे धागे के रूप में नहीं उधेड़ सकते, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में निकलता है और इसको साफ करके काटना पड़ता है। यानी कि जो रेशम है वो कोकून से छोटे छोटे पीस के रूप में हम अलग करते हैं, फिर उसको काटते हैं और उसका धागा बनाते हैं और इससे प्राप्त होने वाला रेशम अरंडी रेशम कहलाता है और इसके धागे में चमक कम परंतु मजबूती अधिक होती है। फिर आता है देव मूंगा सिल्क मोथ। वैज्ञानिक नाम थायोपेलिया रिलीजियोसी। तो ये उत्तर प्रदेश, हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मिलता है और इसका लार्वा मैचिलिस व फाइकस की पत्तियां खाता है। फाइकस बॉटनी में देखा होगा आपने, प्लांट होता है, उसकी तीखी तीखी पत्तियां सी होती है, वो होता है एक साइकस। और फाइकस क्या होता है? उसकी ग्रीन कलर की छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, लंबी लंबी, पतली पतली और लंबी लंबी। इससे प्राप्त होने वाला धागा मजबूत व खुरदरा होने के कारण मछली पकड़ने वाले जाल बनाने के काम आता है। फिर आता है 6 नंबर पे ओक सिल्क मोथ। वैज्ञानिक नाम एंथेरिया पैरनी। यह चीन, जापान में होता है और इससे अच्छी किस्म का रेशम प्राप्त किया जाता है। तो ये हो गई रेशम कीट की अलग अलग जातियाँ। हम इस टॉपिक में बॉम्बिक्स मोराई को पढ़ेंगे जो शहतूत का रेशम कीट है, शहतूत के पेड़ पर पाया जाता है और उसकी पत्तियों को खाता है। शहतूत का रेशम कीट या फिर बॉम्बिक्स मोराई। स्ट्रक्चर देखनी हो तो डायग्राम के अंदर आपको एक लॉकस्ट दिखाई दे रहा है, मोथ दिखाई दे रहा है। मोथ समझते हैं, जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उनको मोथ बोला जाता है। तो बॉम्बिक्स मोराई एक मध्यम परिमाप का लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा कीट है। इसका शरीर दृढ़ और क्रीमाब श्वेत रंग का होता है, यानी कि क्रीमिश वाइट कलर का, और इसके सिर में एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं। ये रे आंखें कितनी हैं? एक जोड़ी। एक जोड़ी पिच्छकी श्रृंगिकाएं और चूसने के अनुकूल मुखांग होते हैं। वक्ष में शल्कों से आवृत फैले हुए 2 जोड़ी पंख और 3 जोड़ी टांगें पाई जाती हैं। तो ये होगी इसकी स्ट्रक्चर, किसकी? बॉम्बिक्स मोराई की। नेक्स्ट आता है इसका जीवन चक्र। जीवन चक्र क्या होता है कि ये किस किस स्टेज से गुजरकर एडल्ट बनाता है, वयस्क बनाता है। तो डायग्राम के अंदर देखिए,
हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आता है सिल्क मॉथ का एडल्ट। कहाँ पे है? ये रहा सिल्क मॉथ एडल्ट, यानी कि वयस्क। वयस्क क्या देता है? एग्स देता है। सेकंड डायग्राम के अंदर ये एग्स हो गए। एग्स से क्या बनता है? ये लार्वा। एग से क्या बन गया? लार्वा। ये लार्वा हो गया। लार्वा फिर क्या करता है? अपने ऊपर एक आवरण बना लेता है और उस आवरण को क्या बोलते हैं? कोकुन। स्पिन कोकुन फ्रॉम प्यूपल स्किन, यानी कि जो लार्वा की स्किन होती है उसके ऊपर कोकुन बन जाता है। लार्वा से फिर प्यूपा बन गया और कोकुन के अंदर ये प्यूपा बंद है, वो जीव इस शेल के अंदर बंद है, ये रहा। और लास्ट में फिर से उससे क्या बन जाता है? एडल्ट बन जाता है। तो इसको अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो रेशम कीट एक लिंगाश्रयी होने के कारण मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। मादा गुच्छों में 300 से 500 अंडे शहतूत की पत्तियों पर देती है। अंडे देने के बाद मादा भोजन लेना बंद कर देती है और 4 से 5 दिन में ही मर जाती है। अंडों से निकला लार्वा कैटरपिलर, जो लार्वा निकलता है वो कैटरपिलर के जैसा होता है, एक छोटा चिकना व बेलनाकार जीव होता है। तो ये रहा लार्वा, ये है ना लार्वा। तो कैसा है? छोटा सा जीव है जो पत्ती के ऊपर पाश गति द्वारा चलता है। पत्ती के ऊपर है। इसके मुखांग चिबुकी, चिबुकी का मतलब है जो चबाकर खाते हैं, और यह शहतूत की पत्तियों को खाता है। यह 4 बार निर्मोचन करके 1 महीने में 7 से 8 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है। निर्मोचन का क्या मतलब होता है? मॉल्टिंग करना। मॉल्टिंग यानी कि उससे इंस्टार बनते हैं, फर्स्ट इंस्टार, सेकेंड इंस्टार, थर्ड इंस्टार। तो इस तरह से ये 4 बार निर्मोचन करता है, मॉल्टिंग करता है, और 1 महीने में 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। परिपक्व कैटरपिलर खाना बंद कर देता है। इसमें एक जोड़ी लार ग्रंथियों का विकास हो जाता है जो द्रव रेशम का स्त्रवण करती हैं, यानी कि उसके अंदर सलाइवा ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां बन गई जो अपने ऊपर क्या हो करेंगी? एक लिक्विड का सिक्रीशन करती हैं, द्रव का स्त्रवण करती हैं, और वो द्रव क्या होता है? रेशम ही होता है। द्रव रेशम कीट के मुख में खुलने वाली एक निकास नली, जिसको बोलते हैं स्पिनरेट, से बाहर निकलने पर 5 तंतुकों में कठोर हो जाता है। 5 तंतु अन्य ग्रंथियों से निकले एक चिपचिपे पदार्थ, जिसको सिरेसिन द्वारा आपस में चिपक कर रेशम के धागों का निर्माण करते हैं। यानी कि ये पदार्थ कहाँ से निकलेगा? उसके मुंह से। रेशम धागे कैटरपिलर के शरीर के चारों ओर लिपट जाते हैं और प्यूपल केस या फिर कोकून का निर्माण कर देते हैं। तो इस स्टेज में देखते हैं हम, ये इसके धागा बाहर निकलने लग गया और इस स्टेज में इसके ऊपर क्या बन जाता है? इस तरह से शेल बन जाती है, कवर बन जाता है। कोकून का निर्माण हो गया और एक कैटरपिलर 3 या 4 दिन में लगभग 1000 से 1500 मीटर लंबा रेशम धागा बनाता है। 15 दिन में कैटरपिलर कोकून के अंदर परिवर्तन करके प्यूपा या फिर क्राइसैलिस बन जाता है। प्यूपा को क्राइसैलिस भी कहते हैं। प्यूपा से वयस्क मॉथ बनने में गर्मी की ऋतु में लगभग 1 महीने का समय और सर्दी में 3 से 5 महीने का समय लग जाता है। वयस्क मॉथ बनने के बाद वह एक क्षारीय द्रव का स्रावित करता है, यानी कि वो जब वयस्क बन जाता है तो वो क्या निकालेगा? एक क्षारीय द्रव। इस द्रव से कोकून का एक सिरा आर्द्र हो जाता है और वयस्क मॉथ उस सिरे को चीर कर बाहर आ जाता है, यानी कि एक सिरे को वो गीला सा कर देता है और उस सिरे को वो काट कर बाहर आ जाता है। कौन? जो एडल्ट है। बाहर आने के बाद नर और मादा फिर से कॉपुलेशन करते हैं और मादा अंडे देती है और फिर 3 या 4 दिन बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है और ये जो पूरा साइकिल है वो चलता रहता है। ये उसकी आउटलाइन दिखाई है। एडल्ट था, हमारे पास एडल्ट था। एडल्ट ने क्या किया? एग्स दिए।
एग से क्या बन गया, लार्वा, लार्वा से प्यूपा, लार्वा अपने ऊपर एक सेक्रीशन स्रावित कर लेता है और इस तरह से एक कवर के अंदर बंद हो जाता है, इसको प्यूपा बोलते हैं। और प्यूपा से बाद में क्या बन जाते हैं, एडल्ट। अब जो हमने लाइफ साइकिल देखा उसके अलग अलग पॉइंट्स को हाईलाइट करके दिखाया गया है। सबसे पहले आते हैं एग्स। तो ये क्या है, शहतूत का पत्ता, ये शहतूत की पत्ती है ग्रीन कलर की और उस पर ये वाइट वाइट क्या है, एग्स। इस तरह से एडल्ट ने क्या दे दिए, एग्स दे दिए। मेल और फीमेल के बीच कॉपुलेशन हुआ और एग्स की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट लार्वा, तो ये उसी पत्ती पर, शहतूत की पत्ती के ऊपर क्या है, लार्वा। ये लार्वा है, कैटरपिलर होता है, देखने में चिकना होता है और बेलनाकार होता है। नेक्स्ट ये प्यूपा है, लार्वा ने क्या किया, अपने ऊपर शेल बना लिया, कवर बना लिया और प्यूपा बन गया। ये कोकुन भी है, ठीक है, ये ऊपर कोकुन है और इसके नीचे क्या है, लार्वा बंद है। और ये कोकुन दिखा दिया हमने पूरी तरह से, वो बन रहा था और ये पूरी तरह से बना हुआ है। ये वाइट वाइट ऊपर पे क्या है, सिल्क है और इसके अंदर उसका लार्वा है। फिर अगर कोकुन को काटते हैं तो उसके अंदर ये देखिए, ये लार्वा दिखाई दे रहा है, ये लार्वा है और ये ऊपर वाली उसकी शेल है, कवरिंग है। और फिर क्या हुआ, उसने उसको काट दिया था पीछे वाली स्टेज में और इस स्टेज में क्या हो जाता है, एडल्ट बाहर आ जाते हैं, मेल फीमेल फिर से कॉपुलेशन करते हैं और एग्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये प्रोसेस चलती रहती है आगे की आगे। अब आता है सेरीकल्चर इंडस्ट्री, यानी कि रेशम कीट पालन उद्योग। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहले आते हैं अप्लायंसेस रिक्वायर्ड। अप्लायंसेस का मतलब होता है उपकरण, क्या क्या उपकरण चाहिए। सबसे पहले प्लेस, प्लेस का मतलब होता है स्थान। तो कीटों को कमरे के अंदर पालते हैं, कमरे खुले स्थान पर होने चाहिए और उसमें स्वच्छ हवा और प्रकाश की उचित व्यवस्था होना आवश्यक है। नेक्स्ट आती है रियरिंग ट्रे, यानी कि पालन पोषण ट्रे। तो ट्रे में रेशम कीट के अंडों को शहतूत की पत्तियों के साथ रखते हैं। पत्तियां क्यों रखते हैं, ताकि वो उसको फूड के रूप में लेते रहें। तीसरा आता है कोकुन ट्रे। तो कोकुन निर्माण के लिए तैयार लार्वा को इसमें रखा जाता है। फिर आता है नाइफ। नाइफ का क्या काम है, शहतूत की पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए नाइफ का यूज़, यानी कि चाकू का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है हाइग्रोमीटर, आर्द्रता मापी, आर्द्रता को मापने के लिए। तापमापी थर्मोमीटर, थर्मामीटर का यूज़ क्या किया जाता है, तापमान को मापने के लिए। फिर आता है ओवन। तो लाइफ साइकिल की विभिन्न अवस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न तापक्रम पर रखना आवश्यक होता है, यानी कि जो उसका जीवन चक्र चलता है तो उसमें अलग अलग स्टेज में अलग अलग तापमान देना ज़रूरी होता है, इसी वजह से ओवन का यूज़ किया जाता है। फिर आता है फ्रीज़र। फ्रीज़र का मतलब अंडों को फ्रीज करने के लिए, संग्रहित करने के लिए फ्रीज़र ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है ग्रेनेज मैनेजमेंट। ग्रेनेज मैनेजमेंट क्या होता है, अच्छी जाति के रेशम कीटों का प्रबंधन करना और रेशम कीट पालने वालों की अच्छी जाति को बीज देना ग्रेनेज प्रबंध कहलाता है। ग्रेन का मतलब होता है बीज या दाने। तो जो अच्छी किस्म का या अच्छी क्वालिटी के रेशम कीट होते हैं उसको मैनेज करके रखना और जो लोग रेशम कीट का पालन करते हैं उसको अच्छी जाति के बीज देना ग्रेनेज प्रबंधन कहलाता है। अच्छे बीज प्राप्त करने के लिए प्यूपा से बाहर निकलते ही नर और मादा को मैथुन से पहले ही अलग कर दिया जाता है। फिर एक समूह की मादा का दूसरे समूह के नर के साथ मेटिंग कराने के लिए एक साथ रखते हैं,
निषेचन के 24 घंटे बाद मादा अंडे देने लगती है, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो 24 घंटे के बाद फीमेल क्या देने लग जाती है, अंडे। और 24 घंटे तक अंडे देने के बाद मादा शीघ्र ही मर जाती है, यानी कि 24 घंटे बाद वो क्या होगी, उस फीमेल की डेथ हो जाती है। यही अंडे जब बीज कहलाते हैं। इसको रोगाणु रहित ट्रे में 4 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर कर लेते हैं। रेशम कीट पालने वालों को बीज या द्वितीय अवस्था का लार्वा देते हैं। द्वितीय अवस्था क्या होती है, सेकेंड इंस्टार स्टेज। जब वो मोल्टिंग करता है ना, तो जो द्वितीय अवस्था का लार्वा होता है उसको दे दिया जाता है। टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम कोकून्स, यानी कि कोकून से रेशम प्राप्त करने की विधि। तो कोकून से रेशम प्राप्त करने की क्रिया 2 स्टेप्स में पूरी होती है। पहला आता है स्टिफलिंग और दूसरे आता है रीलिंग एंड स्पिनिंग। स्टिफलिंग क्या चीज़ होती है, तो व्यापारिक उद्देश्य के लिए रेशम प्राप्त करने के लिए कोकून को गर्म जल में डालकर या एक गर्म बंद ओवन में रखकर उसके अंदर के प्यूपों को मार दिया जाता है, क्योंकि यदि उन्हें स्वयं बाहर निकलने दिया जाता है तो वो रेशम के धागों को काट देते हैं। कोकून को मारने की क्रिया को स्टिफलिंग कहते हैं और उबालने के बाद कोकून को उसके रंग व चमक के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है। तो इस विधि में क्या किया, कोकून के अंदर जो प्यूपा है उसको ख़त्म कर दिया, यानी कि कोकून को मार दिया और उसमें से रेशम को अलग कर लिया। नेक्स्ट आती है रीलिंग एंड स्पिनिंग। तो कोकून से रेशम उधेड़ने की क्रिया को रीलिंग कहते हैं। जैसे हम किसी रील से धागा उतारते हैं, उसी तरह से कोकून से धागा उतारने की क्रिया को रीलिंग कहते हैं। उबालने के बाद कोकून मुलायम पड़ जाता है और उसके धागों के परत ढीली हो जाती है, जिससे उन्हें आसानी से उधेड़ा जा सकता है। पूरा कोकून एक ही धागे का बना होता है। लगभग 25,000 कोकून से 454 ग्राम रेशम प्राप्त होता है, यानी कि रेशम प्राप्त करने के लिए बहुत सारे कोकून की ज़रूरत पड़ती है। 4 या 5 कोकून के धागों को मिलाकर एक विशेष प्रकार के लकड़ी के छिद्र आइलेट या गाइड में से गुजारते हैं और इस प्रकार एक साथ 4-5 धागे एक चक्कर यानी कि एक व्हील पर लपेट दिए जाते हैं और चक्कर से आगे की तरफ एक चरखी पर लपेटते जाते हैं। इससे कच्चा रेशम या फिर रील्ड रेशम कहते हैं। फिर कच्चे रेशम को फिर से पानी में उबालते हैं। इसको साफ करने और चमक लाने के लिए रासायनिक अम्लों के घोलों में डालते हैं और इसको धोते हैं। फिर कई धागों को जोड़कर रेशम के पक्के धागे बना लेते हैं और इसको फाइबर रेशम कहते हैं। कच्चे रेशम से फाइबर रेशम बनाने की क्रिया को स्पिनिंग कहते हैं। तो 2 हेडिंग्स थी अपने पास, रीलिंग और स्पिनिंग। तो रीलिंग क्या था, रेशम को उधेड़ना, और स्पिनिंग क्या हो जाता है, कच्चे रेशम से फाइबर रेशम बनाना। क्षतिग्रस्त यानी कि डैमेज्ड कोकून और जो वेस्ट या बचे हुए धागों को भी काट व उनको आपस में मिलाकर धागा बना लिया जाता है और यह स्पन रेशम कहलाता है। अगली फसल के लिए कुछ कोकून को बीजों की तरह जीवित रख लिया जाता है। तो ये हो गया सेरीकल्चर इंडस्ट्री, रेशम कीट उद्योग। ये थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिल्क, यानी कि रेशम की संरचना। तो रेशम की संरचना के 2 भाग हैं। इसका 3/4 भाग एक दृढ़, प्रत्यास्थ और जल में अघुलनशील प्रोटीन से बनता है और 1/4 भाग जिलेटिन प्रोटीन से बनता है जो गर्म जल में घुलनशील है। इसमें कुछ मात्रा में मोम और कैरेटिनॉइड्स भी पाए जाते हैं। रेशम के धागे का व्यास 45 माइक्रोन से 82 माइक्रोन तक होता है और इसमें 20% तक इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता होती है। इसका उपयोग क्या किया जाता है, तो रेशम से वस्त्रों के अतिरिक्त
हवाई छतरियाँ, डोरियाँ, आटा मिलों की छन्नियाँ, सीव्स, कारों के टायर, दस्ताने, मोज़े बनाए जाते हैं। टसर, रेशम कीट के प्यूपा से निकला गया तेल औषधियों में प्रयोग किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।